हाफिज़ा अली शाह और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ यूके इलेक्शन स्पेशल। आज हम मौजूद हैं स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबरा में स्कॉटिश पार्लियामेंट के बाहर। हम आपकी मुलाकात कराते हैं स्कॉटलैंड के फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर और SNP के लीडर हमजा यूसुफ से। हमजा यूसुफ से हम जानेंगे उनके पॉलिटिकल जर्नी के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पर हमजा यूसुफ ने जो यहाँ पर इस मुल्क को हेड किया और उसके साथ साथ जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी और लेबर पार्टी के दरमियान यहाँ पर आइंदा चंद रोज़ों में शदीद इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। हम जानेंगे हमजा यूसुफ से कि इन इंतखाबात में क्या SNP को जो यहाँ से उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, क्या वो अपनी उस हैसियत को इन इंतखाबात में SNP बरकरार रख सकेगी। उसके साथ साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि एक पाकिस्तानी और मुसलमान के होते हुए इस मुल्क के हाईएस्ट प्रोफाइल पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने में उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हम बात करेंगे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से और एडिनबरा में मौजूद पाकिस्तानियों से ये जानने के लिए कि वो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे। हम आपकी खिदमत में हाज़िर है स्कॉटिश पार्लियामेंट से, जहां हमारे साथ मौजूद हैं हमजा यूसुफ, जो सिर्फ आज से चंद दिन पहले तक यहां स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर थे। इस तरह हमजा यूसुफ को ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन के वाहिद पाकिस्तानी तारीख़ के वाहिद पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने दुनिया में किसी भी हुकूमत को हेड किया है। वो वेस्टर्न यूरोप के पहले मुसलमान और पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिशियंस हैं जहां उन्होंने स्कॉटलैंड की हुकूमत को हेड किया। इस तरह उन्होंने एक नई तारीख़ रकम की है पूरी दुनिया में। जो स्कॉटलैंड में होने वाले इंतखाबात हैं, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में होने वाले इंतखाबात हैं, उसमें 57 सीट्स हैं जो वेस्टमिंस्टर में जो इंग्लैंड में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को वो सीट्स ज़रूर चाहिए। हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के जो की सेंट्रल लीडर्स हैं उसमें उनका शुमार होता है। जो करंट उनका मैनिफेस्टो है पार्टी का, उसकी प्रिपरेशन में भी उनका हाथ है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जो यहाँ की हुकूमत को रन करते रहें और जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी को जो भी वोट मिलने हैं वो बहुत सारे इस वजह से भी मिलेंगे कि हमजा यूसुफ की परफॉर्मेंस कैसे रही। हम उनसे इंतखाबात के हवाले से जानते हैं। उसके साथ साथ हम उनसे उनके जो मुख्तलिफ चंद दिनों में उन्होंने इंपॉर्टेंट इशूज़ को यहाँ रेज़ किया उसके हवाले से भी बात करते हैं। हमजा यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू जियो न्यूज़। जो इलेक्शन अब चंद दिन बाकी रह गए, आप कैसे देखते हैं कि जो यहाँ पे जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है आपकी, उसका काफ़ी टफ कंपटीशन होने जा रहा है लेबर पार्टी से। 57 सीट्स की यहाँ फाइट है, क्या होने जा रहा है? First of all, it's very nice to speak to you. Elections will be very difficult. मुश्किल होंगे. They'll be very difficult for the SNP because the SNP have so many seats. We've been in power now for 17 years here in the Scottish Government, and the Labour Party is on the way up. So these elections will be very hard for the SNP, but there's lots of issues of difference. Now, Keir Starmer will be the next Prime Minister of the United Kingdom. Of this, there's no doubt. That is given. Given. There's no doubt he'll be the next Prime Minister. So people in Scotland now have the choice to decide whether they want just other Labour MPs to go down to Westminster, who will do what Keir Starmer tells them to do, or do they want SNP MPs who will stand up for them? And SNP MPs have spoken about many issues that are important to the people of Scotland, whether it's at home or, for example, the SNP, of course, was the first party to call for an immediate ceasefire in Gaza and has continued to call for a ceasefire and the end of arms sales to Israel as well. So it will be a hard election. It will be a difficult election. No getting away from that or no escaping that. But I hope that, inshallah, if we work hard, then the SNP can win the election here in Scotland. जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे उनमें तो जो रिज़ल्ट आए थे उसमें SNP ने आलमोस्ट स्वीप किया था और लेबर पार्टी तकरीबन आप कह सकते हैं कि वाइप आउट की सिचुएशन में थी। फिर टोरीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया था। अब की बार आप क्या देखते हैं कि जो टोटल जो सीट रेशो है उसमें कितनी लेबर पार्टी, क्या स्कॉटिश नेशनल पार्टी इस पोजीशन में है कि वो उन सीटों को रिटेन कर सके या इवन जो हाफ ऑफ दो सीट्स? The objective always in every election is to hold the seats and win as many seats as you can. So the SNP has an opportunity to win some Conservative seats, to win some Liberal Democrat seats and challenge Labour
for their seats. But it will be a difficult election. The SNP has had a difficult 18 months. The last 18 months have been very hard for the SNP. And every political party has good times and it has some difficult times. And we are coming out the other end of some very difficult times. So all the SNP can do is say, look, there is a good reason to vote for the SNP. We always stand up for Scotland. We make sure that Scotland's voice is heard in Westminster. We will keep standing up for the issues that are important to people, like the immediate ceasefire in Gaza, the end of the hostilities in Gaza, but also on the issues that are important to people here in Scotland, like tackling poverty, for example. So, look, it's going to be a tough election. I'm not going to pretend otherwise. But in a week's time, people have a really important choice to make, just over a week's time. A really important choice. आपने जिक्र किया जो लास्ट 18 months की डिफ़िकल्टीज़ का, उसमें निकोलस स्टर्जन को भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा, और आपको भी, और आप इस पूरी डिफ़िकल्ट स्टोरी का आप हिस्सा हैं. आपको अपनी गवर्नमेंट को ही डिस्टेबलाइज, और आपको गवर्नमेंट को जो ऑब्वियसली जो आपके जो कोalition पार्टनर्स थे, जो सिचुएशन हुई, आपको स्टेप डाउन करना पड़ा. वजह क्या बनी कि एक चलती हुई हुकूमत से आपने डिसाइड किया और एक डिसीजन लिया और आपको फिर स्टेप डाउन करना पड़ा? But I've always said from day one, when I entered politics, that I'll do two things. One, inshallah, I will never trade my principle. And the second one is, when it's time to go, then I will try to keep my integrity or my dignity. And these things are really important. Izzat comes, we say, from Allah, not from anybody else. So I try to protect my izzat and my honour. I think it's really important. So when there was a backlash against me stopping the agreement with the Green Party, that was the party that we were in de facto coalition, we had an agreement with, then I decided to do the right thing and to stand down. But what I'd never do is compromise my principles or trade my values. So, look, the party is going through a difficult time. John Swinney is very experienced. He was the Deputy First Minister for a long time. Now he's in charge. Inshallah, he can bring the party together, because the problem for the party in the last 18 months also is they've been infighting. And that's not helpful. No party who's divided can ever win elections. आपने प्रिंसिपल्स की बात की, और ये कि डिफ़िकल्ट टाइम आया, आप अलग हो गए. हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स प्ले आउट होती है, वहाँ पे स्टेप डाउन करने का कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है. वहाँ पे या तो लोग जेल जाते हैं या कत्ल हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत से नहीं अलग होते. तो यहाँ पे कैसे, मतलब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको लेके यहाँ पे पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग होती है? Look, first of all, we have to remember Pakistan is a new country. Still, even though it's been, of course, formed in 1947, still feels like a very new country, a very young country, young democracy. We're a very old democracy. So every country is on its own journey. And the transition of peaceful power is very important. And of course, we keep a close eye on what is happening in Pakistan. I've obviously met the Prime Minister before. I met the former Prime Minister previously as well. And we are worried about the situation. We're very worried about the situation when political leaders are thrown into jail before an election. That to me feels like a very worrying situation indeed. So from my perspective, look, what can we learn? I think the most important thing is, first of all, when it comes to your politics, niyat saaf honi chahiye. You should have a clean intention. You shouldn't go for politics just because you want money or power or status, but to do good for the people. And the second thing is, when it is time to leave, time to go, then you should not just stand down, but transfer that power democratically and peacefully. Look, Pakistan will always be in my heart. Always. I'm a son of the soil. It's as close to my heart as the country I was born in. So I really hope that in Pakistan we begin to see stability in the politics and stop this cycle of jailing opponents or opponents ending up being killed, or indeed we have the army coups that have happened in the past as well. We want to see peaceful democratic transfer of power in the future, inshallah. अच्छा, जब इसराइल की और फ़लस्तीन की, जब इसराइल ने उनके ऊपर जारियत की, अटैक किया, उसके बाद आपकी फैमिली वहाँ पर फंसी रही, और ये एक बड़ी एक इंटरनेशनल ख़बर बनी, आपकी जो पर्सनल स्टोरी भी. अब वहाँ पर क्या हालात है, आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग वहाँ पर, और जो इसराइल के हवाले से जो आपने एक बड़े क्लियर पोजीशन ली, उसकी वजह से आपको यहाँ मीडिया में और बाकी जो जहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को मुश्किलात पेश आती हैं, आप किस सिचुएशन से गुजरे? First of all, my wife Nadia still has family in Gaza. Her cousin is there, her auntie's uncle is still there. The situation is terrible. Bokhraba, you can imagine, you see every day on your television the bombs that are raining down on people, the children who are being killed, the women who are being killed.
the Gaza has been destroyed. Hospitals, schools, water sanitization plants, everything has been destroyed. And the world is just watching. They're seeing it on the television and watching. And I'll be leading a debate myself on the issue of the recognition of the state of Palestine. Too many countries in the world don't recognise the state of Palestine, including the UK government. And we had Ireland, Norway, Spain, all recently recognising the state of Palestine. So I'm calling for, demanding that the UK government, Keir Starmer, who will be Prime Minister in very shortly, demanding that he recognises the state of Palestine and does so immediately. And yes, of course, when I spoke out about this in the early days, I was the first European leader to call for a ceasefire. Of course, there was a backlash, media backlash. Some people were accusing me of all sorts of terrible things like anti-Semitism. But of course, to criticise the Israeli government is not anti-Semitic. And I think the disgraceful actions of the Israeli government, we have to hold them to account for it. आपको जो आपने पिछले दिनों गार्डियन में एक आर्टिकल भी लिखा था और आपने हाईलाइट किया जो इस्लामोफोबिया और रेसिज्म की सिचुएशन है और जो हेट आपके ऊपर भी डायरेक्ट हुई, तो क्या अगर आप ये बताएं कि एक पब्लिक लाइफ में होना, एक पाकिस्तानी ओरिजिन मुसलमान होना, किस किस्म की यहाँ पे जो इंटिमिडेशन, हरासमेंट, रेसिज्म और जो प्रेजुडिस का सामना करना पड़ा आपको आज तक? I'm afraid that in Scotland, across the United Kingdom, across Europe, it is more and more difficult to be a Muslim and more difficult to be a person of colour, whether you're Pakistani, whether you're Sudanese, I think whether you're any other race, very, very difficult because we are seeing the rise of the far right. We're seeing the rise of racists coming into power. Nigel Farage is somebody who said that many Muslims don't share British values. He said Muslims were trying to infiltrate the United Kingdom. And now he's going to win a seat, I think, most likely in the general election, he'll win a seat. And maybe in months to come, he'll be the leader of the Conservative Party to come. I think so. This will happen. And then he may well be the Prime Minister one day of the United Kingdom. In France, we saw the National Front winning the European elections. In the Netherlands, the Freedom Party, led by a man called Geert Wilders, who said that the Quran is like Mein Kampf, Hitler's book. He said they should be banning mosques. He's now leading, his party leading the Dutch government. So right across Europe, across the United Kingdom, those who hate Muslims are on the rise. And I think it's the job of everybody, not just Muslims, the job of everybody to confront that and to make sure that we speak out against it. आखिरी सवाल ये कि जो लेबर लीडर कीयर स्टामर ने गज़ा के हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि उनके ऊपर जो एनर्जी, वाटर, पावर उसको होल्ड करना इसराइल का राइट है, उसकी वजह से आप क्या समझते हैं कि जो कमिंग इलेक्शंस में लेबर को बाज़ एरियाज़ में, बाज़ सीट्स पे और ख़ास तौर पे जो बाज़ स्विंग सीट्स हैं, कितनी उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है? I think there could be a lot of difficulty. I couldn't believe it when Keir Starmer made the statement that the collective punishment of the people of Gaza was justified. When I first saw the clip, I had to replay and then replay and replay again, just in case I didn't hear it correctly. But he defended Israel's actions to withhold energy, to withhold water from the people of Gaza. And for that, he can't be forgiven. So I think anybody who cares about this issue cannot vote for a leader who accepted, agreed, and justified the collective punishment of the people of Gaza. And I think in a lot of seats, in Scotland, across the United Kingdom, Labour might find that Keir Starmer's support for collective punishment is going to harm them very, very badly. आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि आपका जो क्या मैसेज होगा जो यहाँ पे ब्रिटिश मुसलमान हैं, एशियंस हैं, एथनिक माइनॉरिटी के लोग हैं कि उनको डिफ़िकल्टीज, रेसिज्म, इस्लामोफोबिया, प्रेजुडिस के इश्यूज तो हैं, बट क्या वो आपकी तरह वो क्या करें कि टू बी इन द पब्लिक ऑफिस इन दिस सर्विस वेयर यू आर टुडे, आपको किस चीज़ ने ड्राइव किया यहाँ तक पहुँचने में? Look, I would encourage everybody who's from our community, Muslim, Pakistani, from any community actually, to get involved in politics. If we want to change things, the best way to change things is get involved. Not just moan about it, not just complain about it, but actually actively get involved. And my advice, honestly, is, first of all, I said, keep your intention clean. I think do it for the right reason. And if you do it for the right reason,
then inshallah lots of opportunity will come your way. And I make an open offer for anybody if they want advice on how to get involved in politics, on what they want to do in the future. I'm always happy to advise as best I possibly can. हमजा यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। गुज़श्ता रात हमने बात की चंद पाकिस्तानियों से एडिनबरा में, और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि उनको यहाँ किस किस्म के मसाइल का सामना है, और वो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी, स्कॉटिश लेबर पार्टी और जो दीगर पार्टीज़ हैं उनको किस नज़र से देखते हैं, और 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में वो किसको वोट देंगे। 4 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में स्कॉटलैंड में जो मेन पार्टीज़ है उसमें लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी है, अल्बा पार्टी है, ग्रीन्स हैं, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स इन इंतखाबात में खड़े हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तानियों के ग्रुप से कि वो इन इंतखाबात को कैसे देखते हैं, वो किस को वोट देंगे और उनकी तरजीहात क्या है। राना साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये बताइए कि यहाँ पे आप काफ़ी अरसे से पॉलिटिकली एक्टिव हैं, पाकिस्तानी सियासत में तो एक्टिव आप हैं ही, जो यूके के इंतखाबात हैं, जो इंग्लैंड स्कॉटलैंड में जो होने वाले इंतखाबात हैं, इसमें आप किसको वोट देने जा रहे हैं 4 तारीख को? जी देखिए जी, जैसे कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी या यूके में और स्कॉटलैंड में रह रहे हैं, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के बारे में कौन सी पार्टी हमें ज़्यादा अहम रोल अदा करने जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। तो यहाँ अभी मेन जो 2 पार्टी है SNP और लेबर में मुकाबला सख्त होगा। तो हम अभी देख रहे हैं कि कौन सी मैं अभी अपनी बात कहूँ तो अभी तक मैंने माइंड मेकअप नहीं किया, मगर मेरे ख्याल से लेबर और SNP में से दोनों में टफ कंपनी। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर कंजर्वेटिव्स ने जो पिछले इंतखाबात हुए थे उन्होंने तो ठीक ठाक वोट लिए थे। अब क्या आपकी देखते हैं कि अब की बार उनका वो वाला जो ट्रेंड था उस वक्त वो रिपीट होगा? नहीं, क्योंकि स्कॉटलैंड में हमेशा से जो टोरीज़ को इतना ही अहमियत नहीं मिली। अगर आल्दो के पिछली दफ़ा उनको या मेजॉरिटी मतलब कि पहले से बेहतर उनके हक़ में वोटिंग रही है, मगर इस दफ़ा आप टोटली डिफरेंट रिज़ल्ट देखेंगे यहाँ स्कॉटलैंड। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने अभी तक अपना माइंड मेकअप नहीं किया, इसकी क्या वजह ये भी है कि आपके जो सियासी जो लोग हैं, जो रिश्तेदार अजीज़ दोस्त, वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में और आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमने तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने कहा कि हम ये देखेंगे कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है, तो इसी वजह से है। बाकी देखिए, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ खड़ा है, अगर वो SNP में भी है, लेबर में है, अल्बा पार्टी में है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। आप बताइए कि आप इन इंतखाबात में आपके जहन में क्या है कि किन इशूज़ को लेकर, किन बुनियादों पर आप वोट देंगे और किसको देंगे? जी, मैं तो ये देखूंगा कि जिस भी जमात में, जैसे राना साहब ने फरमाया कि जिस भी जमात की तरफ से कोई पाकिस्तानी अगर खड़ा है तो हमें सबसे पहले तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी अपना पाकिस्तानी कोई होगा वो हमारे लिए, मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए आवाज़ उधर पार्लियामेंट में उठाएगा। तो मैं तो इस दफ़ा इंशाल्लाह लेबर को वोट दूंगा, क्योंकि लेबर की जमात एक वाहिद ऐसी जमात है जो कि मुसलमानों के लिए और अपने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है स्कॉटलैंड में। अब लेबर के ऐसे पहले तो यहाँ स्कॉटिश नेशनल पार्टी को पाकिस्तानियों ने बड़ी हद तक सपोर्ट किया, क्या वो सपोर्ट उसी तरह अब है या कम हुई है? नहीं, काफ़ी कम हुई है जी अभी तो, क्योंकि उनके 1-2 इशू ऐसे आए जो कि वो उसको डिफेंड नहीं कर सके ये SNP वाले, जिसकी वजह से अब जो लेबर का ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर आ गया। और तो मैं तो समझता हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह लेबर जमात जो है इक़्तिदार में आएगी। आप बताइए कि आपके क्या ख्यालात हैं जो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात हैं उसके हवाले से? जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हम सबको मिलके अपने जितने भी पाकिस्तानी किसी भी पार्टी में खड़े हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए सबको मिलके। और मेरी तो यही सोच है कि सब जो बेहतर पाकिस्तान के लिए करेगा हम उसके साथ हैं। अभी तक आपने कुछ जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें आपको कौन बेहतर लगता है? मुझे लेबर लग रही है जी, मैंने लेबर को वोट करना है इंशाल्लाह। लेबर में इसलिए क्या, उसकी वजह ये है कि स्कॉटिश पाकिस्तानी अनस सवर उसको लीड कर रहे हैं, ये वजह है या इसके अलावा कोई आपके जहन में? नहीं, वैसे जो लेबर है वो मेरी सोच के मुताबिक अच्छे काम कर रही है और करेगी भी इंशाल्लाह। पहले भी इन्होंने किए हैं और अब भी करेगी, और इंशाल्लाह हमारी लेबर पार्टी जो वो ज़रूर जीतेगी। मैं फुल सपोर्ट करूंगा लेबर की। तो आपके एरिया में क्या कोई पाकिस्तानी कैंडिडेट खड़े हैं या आप ओवरऑल पार्टी को सपोर्ट, पार्टी जो कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे? ओवरऑल मैं पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो और पाकिस्तानी कैंडिडेट भी इधर खड़े हैं, अनस सरवर है
और डॉक्टर ज़ुबैर साहब हैं। अच्छा, ये बताएं कि इंग्लैंड में तो वहाँ बहुत सारे रेसिज्म वगैरह के भी इश्यूज़ हैं, जो वाइट लोग हैं और जो दूसरे एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ काफ़ी, तो यहाँ पर क्या रेसिज्म के हवाले से क्या आपको इश्यूज़ हैं? इतने नहीं, मेरे ख्याल में तो है, लेकिन ज़्यादा नहीं, इंग्लैंड से कम ही है। अच्छा, 4 जुलाई को अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो आप बताएं आप किसको वोट दे रहे हैं? जी, मैं इस दफ़ा अब्सटेन करूँगा, क्योंकि सब पार्टीज़ जो हैं वो एक ही एजेंडे पे काम करती हैं। मैं अपने सब दोस्तों से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि जो यहाँ के जो इनके जो एजेंडाज़ होते हैं वो सब पार्टीज़ का एक ही लेके चलती है। आप लेबर पार्टी में देखें, 2003 में लेबर पार्टी ही बरसरे इक़्तिदार थी यहाँ पे, और उन्होंने इराक़ पे और बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ पे उन्होंने अटैक किया, और इनका वही मौक़िफ़ लेके ये चले हैं। और मैं अभी भी समझता हूँ कि बेशक यहाँ पे सिर्फ चेंज ऑफ फेसेस होगा, लेकिन जो इनका जो एजेंडा होगा, जो इनका नैरेटिव होगा, वो सेम ही रहेगा, और मुसलमानों के साथ जो इनका रवैया है वो इसी तरह से जुल्म वाला और फस्तायत वाला। लेकिन इसका अगर आप अब्सटेन करेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसका कैसे, आप अगर इंगेजमेंट नहीं होगी तो कोई मतलब इंगेज ना करना, अब्सटेन करना, ये कोई हल तो नहीं है? बिल्कुल हल नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती दिल का गुस्सा निकालूंगा, क्योंकि इस टाइम सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है यूके में, ओवरऑल यूके में देखा जाए। SNP बज़ाहिरन लेबर से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल से जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें SNP इतने अपनी सीट जीतने में कामयाब नहीं होगी स्कॉटलैंड से। मेरे ख्याल से यहाँ से लेबर ही लीड करेगी, लेकिन लेबर का जो इस टाइम जो किरदार रहा है, ये जो अभी इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो इसराइल और फ़लस्तीन का, उसमें इवन जो पाकिस्तानी मेरे दोस्त जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को सपोर्ट करनी है, पाकिस्तानियों को सपोर्ट बेशक ये करें, लेकिन पाकिस्तानी जहाँ से उनको जो ऑर्डर्स आएंगे उन्होंने उसी के मुताबिक चलना है ना, वो अपना तो कोई मौक़िफ़ नहीं आगे पेश। लेकिन देखिए, अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, वोट नहीं देंगे, एक तो आप ये कि आप उस वोट को ज़ाया कर रहे हैं, और अगर आप किसी कॉज़ के लिए स्टैंड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस कॉज़ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप किसी को तो वोट दें। देखें, अगर कोई इस तरह से कोई कैंडिडेट खड़ा होता जो मेरी सोच के मुताबिक वो उसका जो एक मैनिफेस्टो होता, जो मेरे मुसलमान बहन भाई जो रोज़ की बुनियाद पे जो शहीद हो रहे हैं उनके बारे में वो बात करता, अगर जॉर्ज गैलोवे का कोई कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा होता, यकीन माने मेरा वोट उसको होता। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे वोट का हकदार है। मैं उस बंदे को वोट दूंगा जो मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए बात करेगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त पाकिस्तानियों की। लेकिन आप जिस मुल्क में रहे देख लें, यहाँ जो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, उनकी यहाँ पे 5-5.5 मिलियन की आबादी में सिर्फ 70-75 हज़ार पाकिस्तानी हैं। तो आपने सिर्फ पाकिस्तानियत जो इस्लाम की बुनियाद पर तो वोट नहीं देना। लेकिन अब फिर मैं तो अपने जो मेरा जो मज़हब है मैं उसको सबसे आगे रखूँगा, बाकी मेरे लिए सब चीज़ें पीछे है। जनाब आप बताइए। जी, मैं लास्ट 2 टाइम से SNP को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, उन्होंने वोट देता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने हाईली डिसअपॉइंट किया है। इनसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तक मैनेज नहीं हुआ ग्लासगो का। बाहर की बात तो ज़्यादा करें, ये 2011 में 2nd लार्जेस्ट बिजनेस सिटी था। यहाँ से बिजनेसेस सारे मूव आउट हो गए हैं, एवरीथिंग कोलैप्स। उनकी लीडरशिप में कमी है। आफ्टर निकोला स्टर्जन एवरीथिंग दे डन, एवरीथिंग गोइंग अगेंस्ट देम। तो अब लेबर की चांसेस इधर हाई हैं, बट लेबर के मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि लेबर पॉलिसीज तो देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एंड टाइम पे जो अप्लाई करने की बात आती है तो वो ये एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है इधर स्कॉटलैंड में, द वे दे डू इन इंग्लैंड साइड, दे कांट अप्लाई हियर। अच्छा, जो SNP जब आई थी तो उन्होंने यहाँ वादा किया था आज़ादी का, तब्दीली का, और वादे तो उनके बहुत अच्छे थे और लोगों ने यहाँ तो बहुत उनको सपोर्ट किया था। तो फिर क्या डिसअपॉइंटमेंट किस बात पे? बेसिकली हुआ ये था कि जो भी इधर के इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि शिप इंडस्ट्री थी, ऑयल इंडस्ट्री थी, जितनी भी इंडस्ट्री थी, वो रेफरेंडम की वजह से वो इंग्लैंड में ले गए थे। इनके सारे हेड ऑफिस उन्होंने मूव कर लिया, और जितने इधर पेंशनर्स थे उनको थ्रेटन किया गया था, इफ़ दे गेट द रेफरेंडम दे विल नॉट गेटिंग द पेंशन। और उसमें से सबसे करने वाली आगे लेबर पार्टी थी, वो अगेंस्ट खड़ी थी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सपोर्टिंग लेबर। इफ़ somehow any chances I have to vote, I will vote Alba पार्टी, वो जो एलेक्स सैलमन की पार्टी है, I will give them chance। तो क्या उसमें एलेक्स सैलमन का इस वक्त, वो तो खुद स्कॉटिश नेशनल पार्टी के वो लीडर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, वो यंग लोगों को ला रहे हैं, तो उनको चांस बनता है। SNP भी फेल हो गई है, लेबर भी फेल हो गई है।
वेलकम बैक। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सैलमन ने अपनी ही जो लीडर थी पार्टी की निकोला स्टर्जन, उनसे इख्तलाफात के बाद और जो उन्होंने पार्टी से अलग इख्तियार कर ली थी, उससे कबल उनके ऊपर उनकी पार्टी ने एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी शुरू करवाई थी जिसमें एलेक्स सैलमन क्लियर तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनके इख्तलाफात इस हद तक बड़े थे कि उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है अल्बा पार्टी, जो हार्ड प्रो नेशनलिस्ट है और जो स्कॉटलैंड की बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी की हामी है। इस इलेक्शन में जो अल्बा पार्टी है उसके टिकट से बहुत सारे पाकिस्तानी हैं स्कॉटलैंड में जो हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर ज़ोहेब अरशद उनमें से एक कैंडिडेट हैं जो अल्बा पार्टी के टिकट पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो उनके जो मेन ओपोनेंट्स हैं वो हैं स्कॉटिश लेबर पार्टी और स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी। हम डॉक्टर ज़ोहेब अरशद से इस हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने क्यों फ़ैसला किया कि अल्बा पार्टी के आप प्लेटफॉर्म से आप इलेक्शन लड़ें? अल्बा पार्टी के फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्बा पार्टी की तरफ आने का ये था कि हम लोग भी, पाकिस्तान ने जब इंडिपेंडेंस ली थी यूके से, तो हम लोग उस पेन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस पेन में पाकिस्तानी लोग उस टाइम रह रहे थे या इंडो पाक के लोग रह रहे थे, तो वही सिचुएशन राइट नाउ स्कॉटिश लोगों की है। तो उस फील को समझते हुए तो आम जस्ट लाइक अ प्रो इंडिपेंडेंस पर्सन, सो मैंने अल्बा को सपोर्ट की। तो अल्बा के साथ जो उनका स्ट्रॉन्ग मोटिव है, दे आर क्वाइट लेफ्ट विंग, तो हम लोग उनकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं। जो इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड है वो बेसिकली ख़ुद मुख्तार होगा, उसके पास अपने रिसोर्सेज होंगे, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम लोग यूनाइटेड के बजाय सेपरेट स्कॉटलैंड के अंदर बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। अच्छा, एलेक्स सैलमन की जो निकोला स्टर्जन के साथ जो इख्तलाफात हुए थे उसमें वो क्लियर तो हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पार्टी बनाई, आप क्या समझते हैं कि जब SNP उनके साथ नहीं है, वो सारी जो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है और एक नई पार्टी के प्लेटफॉर्म से खड़ा होना, आप क्या समझते हैं कि इन इलेक्शंस में चांसेस क्या हैं अल्बा पार्टी के? अल्बा पार्टी ने टोटल इस टाइम 20 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। पूरे हम लोग 20 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से उन्होंने 2 पाकिस्तानी हैं जिनको मौका दिया है। और नई पार्टी के ऊपर आने का मकसद ये है कि हम लोगों को बीइंग ए पाकिस्तानी हर पार्टी चांस नहीं देती, लेकिन हमारे मेन लीडर भी आप कह लें कि यहाँ पे इस टाइम पाकिस्तानी है। नए बंदे के लिए नई पार्टी के अंदर आने के लिए आना ज़्यादा आसान है और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना जो सा है वो आसान है। इश्यूज़ फिनिश हो चुके हैं, नई पार्टी है, लेकिन टाइम टू टाइम किसी 100 ईयर का जो डिस्टेंस SNP तय कर चुकी है उसको बीट करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जो अल्बा के सपोर्टर्स हैं वो डे बाय डे मेंबरशिप भी बढ़ रही है और लोग अल्बा को पसंद कर रहे हैं, अल्बा ज्वाइन कर रहे हैं। जो अल्बा पार्टी के लिए क्या ये मुश्किल नहीं है कि जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है उसका भी जो प्रो नेशनलिज्म एजेंडा है, आपका भी प्रो नेशनलिज्म एजेंडा है, और उसमें जो SNP की ऑब्वियसली उनके पास एक पूरा रिसोर्स स्ट्रक्चर है, पूरी उनके पास वो सारी मशीन है उनके पास? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, SNP का रिसोर्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अब अगर राइट नो इसी इलेक्शन को आप मद्देनज़र रखें तो आप देख सकते हैं कि अल्बा ही ओनली पार्टी है जिसने जिनके बैलेट पेपर के ऊपर आपको स्कॉटिश इंडिपेंडेंस मिलेगा, जबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने अपना एजेंडा थोड़ा सा चेंज करके अपने ही बैलेट पेपर के ऊपर से इंडिपेंडेंस का एजेंडा रिमूव कर दिया है। तो अल्बा सिर्फ वो वाहद पार्टी है जिसके पास एक रूट है कि कैसे हम लोगों ने स्कॉटिश इंडिपेंडेंस को लेना है। 2014 से 2024 के दौरान जो भी स्पैन गुजरा है, आप देखें कि इंडिपेंडेंस की तरफ कोई भी कदम जौन सा बढ़ाया नहीं गया। 2014 में जहां एलेक्स सैलमन ने इंडिपेंडेंस को स्टॉप किया था, अभी तक हम वहीं पे खड़े हैं। तो एलेक्स इज़ द पर्सन, ही गो द प्लान, अल्बा इज़ गो द, अल्बा के पास पार्टी के पास वो प्लान है जो कि इनमें स्कॉटिश इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकती है। जो एलेक्स सैलमन के ऊपर जो इंक्वायरी हुई थी उनको क्लियर किया गया था, उसके बाद क्या वो फर्दर कुछ लीगल एक्शन अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ या उस वक्त के लीडर के ख़िलाफ़ कंसिडर कर रहे हैं, चूँकि उससे उनका जो पॉलिटिकल कैरियर था उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है? जी, पॉलिटिकल कैरियर को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, तो होपफुली इलेक्शंस के बाद जो भी आउटकम होगी वो सारे इस बारे में सबको अपडेट कर दिया जाएगा। बात करते हैं राना नवीद असगर से, जो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ग्लासगो नॉर्थ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है उसके ख़िलाफ़ और स्कॉटिश लेबर पार्टी है उसके ख़िलाफ़। राना साहब, आपको यहाँ पे तो कंजर्वेटिव पार्टी के एटलीस्ट पाकिस्तानियों में तो कम रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, आप क्यों टोरी पार्टी के टिकट पर आपने फैसला किया कि आप कॉन्टेस्ट करेंगे?
हमारे ग्लासगो में अलोन 3 मुस्लिम लोग 6 हलकों से अपने फ़ाइट कर रहे हैं इलेक्शन, और हमारे स्कॉटलैंड के अंदर नौशीना मुबारक भी है जो अपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर है। स्कॉटिश पार्लियामेंट में हम सेकंड पार्टी हैं, 31 MSPs। सो कंजर्वेटिव पार्टी का काफ़ी अच्छा होल्ड है स्कॉटलैंड में। मैंने खुद ये पार्टी चुनी है बिकॉज ये इज़ अ पार्टी ऑफ बिजनेस, अ पार्टी ऑफ एजुकेशन, अ पार्टी ऑफ लो टैक्सेशन। और यही चीज़ें हैं जो हमारी मुस्लिम कम्यूनिटी, जो हमारी एक मुस्लिम कम्यूनिटी एक सोशलिस्ट कम्यूनिटी नहीं है और इंडिपेंडेंट माइंडेड कम्यूनिटी नहीं है, हमारी है कंजर्वेटिव कम्यूनिटीज़। हमें सबको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जहाँ टैक्सेशन लो हो, कारोबार अच्छा हो, हमारे बच्चों को जो मज़ीद इंट्रोडक्शन हो, और पॉलिटिक्स में हमें हर पार्टी में शामिल होना चाहिए, खासकर जो हुकूमती पार्टी होती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी 200 साल पुरानी पार्टी है, तो ये मज़ीद आगे चलेगी पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में इस वक्त जो एक लोगों का ख्याल ये है कि 14-15 साल हुकूमत में रहे और उन्होंने यहाँ पे महंगाई बढ़ा दी है, इकोनॉमी की सिचुएशन आपके सामने है, बिजली के बिल, सारी चीज़ें ऊपर चली गई हैं। आप तो पिछले अरसे में ऋषि सुनक साहब से मिले भी हैं, वो क्या कहते हैं इन मामलात के बारे में? जो भी इनकम्बेंट हुकूमत होती है उनके ऑफ कोर्स मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जो 11% पे इन्फ्लेशन थी लास्ट अक्टूबर, अब 2% पे इन्फ्लेशन आ गई है। तो और फूड की और एनर्जी बिल्स एक्सेट्रा वो सब अब नीचे आ रहे हैं, और ये जो महंगाई आई थी पूरी दुनिया में आई थी, और इधर तो 11% इन्फ्लेशन थी, जो अक्सर वेस्टर्न ममालिक थे उनकी 15-20% तक उनकी इन्फ्लेशन थी। सो आई थिंक इन्होंने इकॉनमी हैंडल की है। इस टाइम पे वेजेस रेट भी काफ़ी हाई हैं और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हाई है। इधर बेरोज़गारी बिल्कुल आपको नज़र नहीं आती यूके के रहायशियों को। जी, आप यूके की बात कर रहे हैं? जी हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें, महंगाई भी है, इन्फ्लेशन भी है और जॉबलेसनेस तो बहुत ज़्यादा है, जो एक्चुअली अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ऐसे ही है। वो तो फिगर्स की बात होती है ना कि हम जो एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम देखेंगे इधर 10 लोग इधर बैठे हैं, 10 लोग उधर बैठे हैं। लोग एक कंट्री के पास एक अपने फिगर्स होते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मेजर इशू नहीं है। किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट अ रीजनेबल लेवल फॉर द कंट्री। आप क्या समझते हैं कि जो टोरी पार्टी है, जो पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, उनके लिए बेस्ट पार्टी वही है, उसी को दोबारा इक़्तिदार में आना चाहिए? जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने सबसे पहले, आप देखें रिलीजन को एक साइड पर करें, आप एथनिक मिनॉरिटीज़ को देखें, सबसे पहला एशियन प्राइम मिनिस्टर हमारी कंजर्वेटिव पार्टी का था, जो हमारा साजिद जवेद था, सबसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी था, फिर उसको अपना होम सेक्रेटरी बनाया गया, अपना जो सईदा वारसी वगैरह हैं, और उसके अलावा जो होम सेक्रेटरी सुहेल अब्राहमन और अपनी पटेल, दीज थिंग्स मेक अ मैसिव डिफरेंस। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक रिलीजन के लोग लेके आने, एथनिक मिनॉरिटीज़ को आगे होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी एथनिक मिनॉरिटीज़ आएंगे वो सारी कम्युनिटी जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उनको आगे लेके चलेंगे, और बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोग शामिल हों पॉलिटिक्स में, बेशक वो स्कॉटिश बेस पे हों, काउंसलर लेवल पे हों, रीजनल काउंसिल लेवल पे हों, और सूबाई असम्बलियों में हों, या एक नेशनल हों। और सिर्फ इलेक्टेड पोजीशन नहीं, बैकग्राउंड में पब्लिक पॉलिसी में बहुत ज़्यादा रोल्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम करना बहुत होते हैं, उधर आपकी पॉलिसी बनती है जहाँ हमारी कम्युनिटी के मसले मसाइल हम पेश कर सकते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। इफ वी आर नॉट ऑन द टेबल विद द डिसीजन मेकर्स, हमारी वो वॉइस कभी भी आगे नहीं जाएगी। अच्छा, इसकी वजह क्या बनी है कि पिछले इतने अरसे में जो टोरी पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने मुख्तलिफ जो मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं उनको साथ डिसंगेज कर दिया, उनके साथ कनेक्ट नहीं किया, बल्कि उनके इन अदर वर्ड्स उनको ऑलमोस्ट बैन किया हुआ उन्होंने? बहुत कम ग्रुप्स हैं जिनको ये स्टेटस मिला है, बाकी पूरे यूके में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं जिनके साथ वो इंगेजमेंट करते हैं। हाँ, देखो, गवर्नमेंट के साथ इंगेज करना इस अ गिव एंड टेक। जब आप सब कहेंगे सारी डिमांड हमारी सुनी जाए और आपकी हमने बिल्कुल डिमांड नहीं करनी, और अक्सर ये करते हैं जो प्राइवेट डिस्कशंस होती हैं वो डिस्कशंस लीक कर देते हैं मीडिया वगैरह को। नेचुरल चीज़ है कि आपकी प्राइवेट डिस्कशन किसी मामले में हो रही है, पॉलिटिक्स में इट इज़ अ प्राइवेट डिस्कशन। जब आप लीक वगैरह कर देंगे यार उस पॉलिसी के खिलाफ चलेंगे, फिर गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है। तो बहुत ज़्यादा मेरी जो कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम का मैं स्कॉटलैंड का चेयर हूँ, डेप्यूटी चेयर हूँ नेशनली, और हमारे साथ पार्टी की बहुत अच्छी इंगेजमेंट रही है। लॉर्ड अल्ताफ़ शेख ने शुरू किया था 2005 में, और आज तक वो हमारे साथ बिल्कुल तावन करते हैं, और जितने भी मसले मसाइल कम्युनिटी के होते हैं हम मिनिस्टर्स को पेश करते हैं डायरेक्ट लेवल पे, सेंट्रल हेडक्वार्टर की बेस पे और नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बेस पे, और हमारी आवाज़ सुनी जाती है। हम ये पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स आगे नहीं आएंगे, उनके फंक्शंस अटेंड नहीं करेंगे, मिनिस्टीरियल मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे, राउंड टेबल्स हम अटेंड नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ कैसे पहुँचेगी गवर्निंग पार्टीज़ को? आप बताएं कि जो टोरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपकी यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है, कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है? आप क्या समझते हैं कि जो टोरी पार्टी है वो वापस आ रही है? टोरी पार्टी मज़ीद आई थिंक इज़ वेरी पॉजिटिव ऑन द ग्राउंड। आज मैं अपना हेलन्सबर्ग गया हुआ था, तो उधर बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने कहा कि हम कंजर्वेटिव पार्टी करेंगे। स्कॉटलैंड में खासकर इशू जो इंडिपेंडेंस का है, सिर्फ एक कंजर्वेटिव पार्टी है जिन्होंने स्ट्रॉन्ग बेसिस के ऊपर उठाया कि हमने इंडिपेंडेंस नहीं करना, और जो स्कॉटलैंड है एक यूके का इंटरनल हिस्सा है, ना अपना लिब डेम्स ना लेबर कोई भी इस तरह एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दे रही। सो जिस यूके को सेव करेगा वो भी द कंजर्वेटिव पार्टी स्टैंड अप फॉर द यूनियन।
4 जुलाई के इंतखाबात के लिए साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं और वो जो मैनचेस्टर, बर्मिंघम और जो स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो लेबर पार्टी की जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अब तक मुख्तलिफ इवेंट्स भी वो अटेंड कर चुके हैं। हम चौधरी सरवर साहब से बात करते हैं। सरवर साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तानी सियासत से आपने ब्रेक लिया लेकिन आप फिर यूके की सियासत में आ गए हैं। देखें जी, मेरा जो ताल्लुक़ है लेबर पार्टी से 1982 से है और लेबर पार्टी के टिकट पे मैं ग्लासगो में सिटी काउंसिलर मुंतखब हुआ। लेबर पार्टी के टिकट पे मैं बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। लेबर पार्टी ने मुझे स्कॉटिश अफेयर्स पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरपर्सन बनाया और जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं उसमें ज़ाहिर है कि मेरी बैकग्राउंड लेबर पार्टी से है, तो मेरा भी अब फ़र्ज़ बनता है कि लेबर पार्टी का इलेक्शन है और मैं यहाँ पर लेबर पार्टी को पूरे बरतानिया में भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। और आपको मालूम है कि पिछले 14 साल में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है उसने बरतानिया के लोगों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए कोई डिलीवर नहीं किया। मईशत जो है वो बहुत बुरी हालत में है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज़ कर रही है। नेशनल हेल्थ सर्विस जिस पे हम सब फ़ख्र करते थे बरतानिया में लोग, अब वो टोटल डिसमेंटल अंडर कंजर्वेटिव हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब लेबर पार्टी एक होप है जो कि इस मुल्क में तब्दीली ला सकती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि 2019 में लेबर पार्टी जो है वो स्कॉटलैंड में बिल्कुल क्रैश कर गई थी। 59 पार्लियामेंट्री सीट हैं स्कॉटलैंड की, जिसमें से सिर्फ लेबर पार्टी ने 1 सीट जीती थी। तो अब मुझे इस बात की खुशी है कि अंडर दी लीडरशिप ऑफ अनाज सरवर माशाल्लाह लेबर पार्टी जो है वो स्कॉटलैंड की मुझे यकीन है कि मेजॉरिटी पार्टी जो है होगी। और अगर 1 सीट ली थी और अब अगर 25-30 सीटें लेबर पार्टी लेती है तो मैं समझता हूं कि ये लीडरशिप की और लेबर पार्टी की बहुत बड़ी स्कॉटलैंड में कामयाबी होगी। सरवर साहब, ये बताएं कि आप इसी सियासत को छोड़कर आप पाकिस्तान गए थे, वहाँ गवर्नर भी रहे, हाई ऑफिस में भी रहे, अब क्या हम समझें कि अब काफ़ी अरसे से आप इधर ही हैं, क्या अब आपने वापस जाना है या इधर ही रहेंगे? देखें, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मैं तमाम लोगों से मोहब्बत करता हूँ और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नरशिप को छोड़ा, मैंने पीटीआई की गवर्नरशिप को छोड़ा और मैं अब मुस्लिम लीग काफ में भी बिल्कुल तकरीबन आइसोलेट हूँ। लेकिन मैंने किसी को भी पार्टी छोड़ने के बाद गाली नहीं निकाली, किसी को बुरा भला नहीं कहा। इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कि मेरे पार्टी छोड़ने के बाद वो भी मेरे साथ पर्सनल नहीं हुए। ये बताएं सरवर साहब कि तब्दीली की हवा इस वक्त जहाँ पर भी चली है, लोग यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हमें तब्दीली चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान में लोगों का एक मुताबिक, यहाँ पे आप किस किस्म की तब्दीली आते देख रहे हैं और यहाँ वाली तब्दीली और पाकिस्तान वाली तब्दीली में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? देखें जी, सबसे बड़ा फ़र्क जो है, आप तो इस मुल्क में इतनी देर से रह रहे हैं कि आप देखें कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है बरसरे इक़्तिदार आई है, 14 साल रही। पहले डेविड कामरान था, वो चला गया, बोरिस जॉनसन चला गया, ट्रीज़ा मे चली गई, ऋषि सुनक चला गया, लिज ट्रस चली गई। ये 5 तो मैंने जल्दी में उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम गिन दिए हैं, लेकिन कोई तूफ़ान नहीं आया, कोई क़यामत नहीं आई। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं फॉर लाइफ नहीं है, यहाँ पार्टियों में जमहूरियत है, यहाँ पर पार्टी के वर्कर जो हैं अपना रोल अदा करते हैं, वो पार्टियों के ग़ुलाम नहीं हैं। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये आपको बात यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान में जिसने सियासत में कामयाब होना है, सबसे पहले उसको खुशामद सीखनी पड़ेगी। जब तक आप पार्टी के लीडर की खुशामद नहीं करते, आपकी प्रमोशन के, आपके अच्छे ताल्लुकात जो हैं लीडरशिप से नहीं हो सकते। फिर झूठ भी काफ़ी मिक़दार में बोलना पड़ता है। मेरी बदकिस्मती यही रही है कि मैं चूँकि यूके की पॉलिटिक्स में डिसएग्रीमेंट करता था, अपनी राय देता था, तो मैंने समझा कि शायद बरतानिया में भी
इख्तलाफ राय को पार्टी में बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन यकीन माने ना सच सुनने को, ना अपनी जो है तनकीद जो है वो मेरे सच बोलना, तनकीद करना मेरे गले पड़ गया। और मेरा यकीन माने कि एक ही मेरी कसूर है कि मैं सच बोलता हूँ, जिनके पास हाथ होता हूँ उनको अगर गलत काम करते हैं तो क्रिटिसाइज़ करता हूँ। खुशामद जो है वो मैंने ना कभी टोनी ब्लेयर की यहाँ पर, ना मैंने गॉर्डन ब्राउन की, ना मैंने नवाज शरीफ की, ना मैंने इमरान खान की, तो उसका नतीजा तो फिर भुगतना ही था। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा से हमने आपकी मुलाकात कराई स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर हमजा यूसुफ से। उसके साथ साथ एडिनबरा में मौजूद जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं, स्कॉटिश पाकिस्तानीज़ हैं, उनके ख्यालात हमने आपके सामने रखे। यहाँ पर जो मौजूद पाकिस्तानीज़ हैं, स्कॉटिश पाकिस्तानीज़, उनके जो व्यूज़ हैं वो किसको वोट देने जा रहे हैं, हमने इस हवाले से उनके जो व्यूज़ हैं वो आपको सुनवाए। कल हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ मुर्तज़ा अली शाह और आप देख रहे थे प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ UK इलेक्शन स्पेशल।